हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर एकेडमी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 होमियोस्टेसिस। अब तक हम इस चैप्टर में कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ होमियोस्टेसिस और उसके बाद होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं होमियोस्टेसिस इन ह्यूमंस। तो इस टॉपिक में आज हम सिर्फ कवर करेंगे लंग्स इज होमियोस्टेटिक ऑर्गन एंड स्किन इज होमियोस्टेटिक ऑर्गन, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किडनीज या यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो आपकी बुक में लिखा गया है कि लाइक अदर कम्प्लेक्स एनिमल्स ह्यूमन हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम फॉर होमियोस्टेसिस। जब हम होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स को पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि प्लांट में कोई ख़ास सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है होमियोस्टेसिस के लिए, लेकिन ह्यूमंस में और बाकी जो कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनमें प्रॉपर सिस्टम मौजूद है होमियोस्टेसिस के लिए। तो ये लिखा गया है आपके बुक में। स्टार्ट करते हैं लंग एज होमियोस्टेटिक ऑर्गन। होमियोस्टेटिक ऑर्गन मीन के लंग क्या फंक्शन परफॉर्म करता है होमियोस्टेसिस में। होमियोस्टेसिस का हमें पता है कि इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। तो लंग क्या कौन से कंडीशन कांस्टेंट रखता है हमारी बॉडी में? लंग जो है ये हमारे ब्लड पीएच को मेंटेन रखता है। वो कैसे? तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में मौजूद हो हमारे ब्लड में तो फिर वो ब्लड जो है हमारा वो एसिडिक बन जाता है, और हमारे ब्लड का जो पीएच है वो बिगड़ जाता है, वो एसिडिक बन जाता है। तो जो लंग है ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, ओके, और जो ब्लड का पीएच है उसे मेंटेन रखता है। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है सेलुलर रिस्पायरेशन से। ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ सेल्स हैं, ओके, इनमें रिस्पायरेशन होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज अ वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। फिर सेल से ये जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है ये आ जाता है टिश्यू फ्लूइड में, जिसे हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं वगैरह सैम्पली। तो ये इधर आ जाता है, और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से हमारे ब्लड वेसल में आ जाती है। अब देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड वेसल में आ गई है, तो हमें पता है कि जो ब्लड है वो तो थ्रू हमारी बॉडी में ट्रेवल करती है। अब नेक्स्ट ये जो ब्लड वेसल है ये हमारे लंग्स में आ जाते हैं। जब ये ब्लड हमारे लंग्स में आ जाते हैं तो हमें पता है कि लंग में बहुत सारे अल्विलाई होते हैं, और अल्विलाई के सरफेस पे क्या होते हैं? ब्लड वेसल होते हैं। तो अब देखिए हम जब ब्रीथिंग पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में तो हमने उसमें कहा था कि ब्रीथिंग के दो फेजेस होते हैं, एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है और वो हमारे लंग्स तक आ जाती है, और लंग्स में कहाँ पे आ जाती है? ये अल्विलाई में आ जाती है। एक ये प्रोसेस हो गया। दूसरा जो प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में, तो वो भी हमारे ब्लड वेसल या ब्लड में आ गया, और उसके बाद ये हमारे लंग्स में आ गया, और लंग्स में कहाँ पे? वो भी जो अल्विलाई के सरफेस पे जो ब्लड वेसल है ये उधर आ जाती है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो हमारे ब्लड वेसल में मौजूद है ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में, और जो ऑक्सीजन है जिसे हम इनहेल कर चुके हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन वो इधर ज़्यादा है, हमारे अल्विलाई में ज़्यादा है। तो अब डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे अल्विलाई से जाएगी इधर ब्लड वेसल में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे ब्लड वेसल से जाएगी किधर? अल्विलाई में। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अल्विलाई में आ जाती है तो उसके बाद एक्सहेलेशन वाला प्रोसेस होता है, और हम एयर को एक्सहेल करते हैं। तो जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी से निकल जाती है। तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस परफॉर्म करता है लंग होमियोस्टेसिस में। ये हमारे ब्लड पीएच को मेंटेन रखती है। कैसे? बाई रिमूविंग द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड और बॉडी। तो ये हो गया लंग्स एज होमियोस्टेटिक ऑर्गन्स। और अब हम पढ़ने वाले हैं स्किन एज होमियोस्टेटिक ऑर्गन्स। स्किन एज होमियोस्टेटिक ऑर्गन। तो स्किन जो है, स्किन दो फंक्शन परफॉर्म करती है इन होमियोस्टेसिस। ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है, ओके। ऑस्मो रेगुलेशन का हमें पता है कि द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, और थर्मो रेगुलेशन भी करती है। थर्मो रेगुलेशन का भी हमें पता है कि थर्मो रेगुलेशन मीन्स के द रेगुलेशन ऑफ हीट। सबसे पहले हम जो स्किन का स्ट्रक्चर है उसे समझते हैं। तो स्किन के मेनली 3 लेयर्स होते हैं, लेकिन आपके बुक में सिर्फ 2 लेयर्स दिए गए हैं। एक होता है एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर होती है स्किन की उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, ओके, ये आउटर लेयर होती है। फिर एपिडर्मिस के बाद नीचे एक लेयर होती है जिसे हम डर्मिस लेयर कहते हैं, ये मिडल लेयर होती है। और फिर डर्मिस के नीचे सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है, जो इनरमोस्ट लेयर होती है, उसे हम हाइपोडर्मिस लेयर कहते हैं।
जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें सिर्फ पोर्स होते हैं वगैरह। लेकिन जो डर्मिस लेयर है ना हमारी स्किन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे कि इसमें हेयर रोड्स होते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, इसमें ऑयल ग्लैंड होते हैं जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड्स भी कहते हैं, इसमें वो होते हैं। इसमें मुख्तलिफ मसल होते हैं जो कि हेयर रूट के साथ जुड़े होते हैं। इसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं वगैरह। ये सारे जो है ये इसमें होते हैं। ये हमारे जो डर्मिस लेयर होता है हमारे स्किन का, ये इसमें होते हैं। स्किन का स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं द होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ द स्किन। हमें पता है कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। समर में क्या होता है, तो समर में जो हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, वो 40 तक या 50 तक चला जाता है। और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। लेकिन इस टेम्परेचर का इस हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है इसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट तो होगा। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो इस 37 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को ही मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। तो इसके लिए हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है वो कुछ प्रोसेस करेगी जिसकी वजह से ये जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल वेजोडाइलेशन। वेजो मीन के जो हमारे वेसल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं, ये गर्मियों में डायलेट हो जाते हैं। जब ये डायलेशन होती है गर्मियों में तो ये जो ब्लड वेसल होते हैं ये मोर सुपरफिशियल हो जाते हैं और उसकी वजह से जो हीट होता है वो फ्रॉम द स्किन जो है वो डिसिपेट होता है। एक तो ये प्रोसेस होता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है स्वेट प्रोडक्शन। अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन में कि इधर जो डर्मिस है इस लेयर में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और ये फिर गर्मियों में स्वेट प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इससे कुछ स्वेट प्रोड्यूस होता है, वो हमारे स्किन के सरफेस पे आ जाता है जिसकी वजह से फिर हमें कूलिंग इफेक्ट होती है। तो इसकी वजह से भी हमें मदद मिलती है हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है यानी 37 डिग्री सेल्सियस उसे मेंटेन रखने में। तो ये तो हो गया समर। अब विंटर में क्या होता है, विंटर में इसके बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होते हैं। इधर एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ रहा था, इधर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है यानी हमारी इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, वो 0 तक आ जाता है या 10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो फिर अब इसके अपोजिट प्रोसेस होंगे। अभी विंटर में वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है। वेसो कंस्ट्रिक्शन मीन्स के जो ब्लड वेसल होते हैं स्किन में वो नीचे चले जाते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होती है वो मोर टू द इंटरनल ऑर्गन्स होती है एज कम्पेयर टू द स्किन। तो उसकी वजह से जो हीट होती है वो हमारी बॉडी में ही रहती है। इसके अलावा गूज़बम्प प्रोडक्शन किस तरह होती है, तो इधर देखें ये जो हेयर रूट है ना इसके साथ ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये एक मसल है जो इसके साथ जुड़ा होता है। जब ये मसल कंट्रैक्ट होता है ओके, तो ये जो बाल है ना ये इस तरह खड़ा हो जाता है और ये फिर हीट को बॉडी में ही रहने देता है, बाहर जाने नहीं देता। तो गूज़बम्प प्रोडक्शन की वजह से भी हमारे बॉडी में जो है वो हीट अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं जाता। और तीसरा जो है वो फैट लेयर। ये जो फैट लेयर है ना हमारी स्किन में इधर ये डर्मिस के नीचे होती है, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है ये फैट लेयर होती है, इसमें फैट सेल्स वगैरह होते हैं। तो ये ऐसा इंसुलेटर काम करती है ये वाली लेयर, और ये भी जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसे बाहर जाने नहीं देती। एक तो हीट होती है एक्सटर्नल टेम्परेचर वाली, लेकिन एक वो हीट होती है जो कि हमारे बॉडी के में जो मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म होता है वगैरह उसके नतीजे में भी हीट प्रोडक्शन होता है। तो उस हीट को फिर जो फैट लेयर है वो बाहर जाने नहीं देता। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। आज हमने पढ़ा होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस के बारे में। हमने कहा कि मेनली जो होम्योस्टेसिस होती है ह्यूमंस में वो उसके लिए तीन ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है हमारे लंग्स। तो लंग्स जो है वो मुख्तलिफ गैसेस को रेगुलेट करता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उसके बाद हमने स्किन के बारे में पढ़ा कि स्किन जो है ये मेनली थर्मो रेगुलेशन करती है इन द बॉडी, और उसमें फिर विंटर में मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं और समर में मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। और हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में भी डिटेल से पढ़ा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किडनी एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन और यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।